स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए अभी तक जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है हमने शुरू कर रखा है। अभी जो हमारे पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं जो एक साइंस स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी जो है ये आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जिसको हम आगे तक जो है यानी कि साइंस स्टूडेंट्स को इसकी हर जगह जहाँ जरूरत पड़ती रहती है, इसका डायमेंशंस क्या है, आप उस डायमेंशंस का साइज क्या है, यानी जो उसके साइज के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आपने कितनी वैल्यू ले रखी है उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो हमारे पास में यानी क्या है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के। अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने बताया था कि आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्या उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे लेते हैं, कैसे उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ जो है लेंथ का मेजरमेंट्स, मास का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा है। और आपके पास में कुछ स्मॉल मेजरमेंट्स का जो है उसके लिए हमने छोड़ दिया है वो टॉपिक बीच में सेकंड, क्योंकि उसमें अंदर हमारे पास में एक ही टॉपिक आता है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है कि आपके पास में ओलिक एसिड का साइज का जो है डिटरमाइन करना है। ओलिक एसिड कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उस ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज को आप कैसे निकालेंगे, या फिर आपके पास में एक एवोगाड्रो नंबर वाला छोटा सा टॉपिक है। तो ये जो हम ये टॉपिक करने के बाद में करेंगे, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिंक कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले हम क्यों ना डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसके जितने ज्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ही करवाती रहूं, आप लोग कुछ भी ना करें। तो आप भी अपने साथ साथ जो अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह देती हूँ उसको अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि 11th क्लास में थोड़ा सा सब कुछ आपका जो पैटर्न है वो नया है, थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपके टीचर्स के साथ गैदरिंग नहीं हो रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, आप लोग घर पे बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेटा हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो मेहनत आपने ही करनी है, ठीक है। अब वो जब भी हम मिलेंगे, जब भी हमारी मीटिंग होगी, तो उसमें हमें पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना क्या सीखा है, आप लोगों ने घर में कितनी बैठ के पढ़ाई की है, ठीक है। कि देखिए कई बच्चे तो ऐसे हैं मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो बेटा इस तरह के जो है मोबाइल जो है आप उसका बेनिफिट्स उठाइए, ठीक है। तो बेटा ये आपके काम आने वाली चीजें हैं, आप इसके बारे में जरूर जो है ध्यान से सुनिए और फिर एक बार पहले सुनो और फिर उसके बाद हम अपना जो है प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए आज मेरा जो टॉपिक है डायमेंशंस है। डायमेंशंस होते क्या है, अब तक जो हमने पढ़ा था भाई हम फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे थे, ठीक है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से मेजरमेंट किया था। एक हमने किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, दूसरा हमने क्या दिया था ड्राइव क्वांटिटीज। तो जो आपके पास देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके डायमेंशंस हमने क्या लिए थे, जैसे मैंने बताया था मास का m, लेंथ का मैंने l, टाइम का मैंने t, इलेक्ट्रिक करंट का मैंने एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का मैंने cd, ठीक है। और इसमें क्या थे जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमें क्या दिया हुआ था डायमेंशनल फॉर्मूला में, हमने साथ साथ देखा था। अभी जो आता है हमारे पास में डायमेंशंस क्या होते हैं, यानी कि जो क्वांटिटीज हमने ड्राइव की है, किससे ड्राइव की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके आपने किसी भी क्वांटिटी को क्या किया है, ड्राइव किया, उसका फॉर्मूला निकाला है, उसको हम क्या कहते हैं, एक क्या ये कैसी यूनिट है, वो ड्राइव यूनिट है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, उस ड्राइव यूनिट को हम कैसे, यानी उसके डायमेंशंस, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ड्राइव यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में आई है, ठीक है। उस क्वांटिटी को हमने क्या किया है, यानी उस ड्राइव यूनिट के जो बेस हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिए हैं, और उनके जो पावर्स है वो पावर्स हमें क्या देती है, उसके डायमेंशंस बताती है, उसका साइज बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि आपके पास में जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या होते हैं। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं तो उस ड्राइव क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपके पास में जो ड्राइव क्वांटिटी आई है उसके जो बेस होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और जो उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स आई है वो पावर्स कितनी राइज हुई हैं, तो ये जो पावर्स आई हैं ये पावर्स हमें क्या देती हैं, उसके डायमेंशंस देती हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशंस लिखी है,
डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, यानी कि जो पावर्स होती हैं, जो भी ड्राइव यूनिट आई है उस ड्राइव यूनिट की, जो अब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उसके जो बेस आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में आएगा। देखो पावर्स ऑफ टू विच द फिजिकल क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज, ठीक है, कि उसके जो पावर्स आई है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिया तो उसके जो पावर्स आई है वो पावर्स हमें क्या देते हैं, डायमेंशन। जैसे मैंने लिखा एक क्वांटिटी ली, मैंने मान लो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा MALBTC, तो ये जो पावर्स हैं M के ऊपर, ये M क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, L क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, T क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कुछ पावर्स राइज कर दिए, तो ये ABC, ये पावर्स जो है क्या कहलाती हैं, इसके डायमेंशंस, ठीक है, क्या देंगे, ये हमें डायमेंशंस देंगे। इसी तरह से अगर मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, उस क्वांटिटी को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ब्रैकेट में बंद करने के बाद में, और यहाँ मैंने वो कोई भी क्वांटिटी, तो ये मेरे पास में क्या देगा, एक डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने लिखा है ये MALBTC, तो ये क्या देगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो क्या देगा वो, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर उसको क्वांटिटी के सामने लिख देते हैं तो क्या देगा वो, आपको जो है एक डायमेंशनल इक्वेशन देगी। तो आपके पास में जो है, सबसे पहले हमने बात की है कि भाई आपके पास में डायमेंशंस बच्चों क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने बताया है कि आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तब मैंने बताया है डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है। अब इनको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए मान लो मेरे पास में जो है, मैं सबसे पहले आपको इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मैं पहले भी 2 बार लिख चुकी हूं, तो देखिए मास M, लेंथ L, टाइम T1, ये 1 लगा दो इनके ऊपर, इसका डायमेंशंस 1, इसका भी 1, इसका भी 1। फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशंस क्या है, M1, इसका L1, लेंथ का, टाइम का T1, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर का सिंबल हमने A1, और टेम्परेचर K, उसके बाद हमारे पास में लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का हमने कैंडिला, और नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या लेंगे, मोल। तो ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इनके मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ये। अगर मैं मास के साथ इसको ऐसे लिख दूं तो ये डायमेंशनल इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में सबसे पहले बात करें हम कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके क्या फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ मीटर या सेंटीमीटर मेजरमेंट, तो ये लेंथ के लिए L1, नीचे क्या है T1, ठीक है। तो ये क्या बन गए, L1 T-1, डायमेंशनल ब्रैकेट में बंद कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पावर्स आई हैं, यानी लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया 1, T का डायमेंशन क्या हो गया बेटा -1। तो ये जो पावर्स है, ये पावर्स क्या कहलाएंगे, इनकी डायमेंशंस कहलाएंगे, ठीक है। पावर्स आर नोन एज द डायमेंशंस। और जब ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्या देगा वो आपको, एक डायमेंशनल फॉर्मूला देगा। सेकंड आता है आपके पास में भाई फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे टाइम था एक और पहले से ही, तो क्या बन गया ये L1 T², तो क्या बन गया बेटा ये L1 T-2, ठीक है। आगे ये ऐसे अब यहाँ रखो, मास का M1, एक्सेलरेशन का क्या हो गया L1 T-2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का आ गया, ये फोर्स का आ गया, ये वेलोसिटी का आ गया। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
कि हमारे इस यूनिवर्स ने न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या बताया, हर एक बॉडी जो है एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही है। हर एक बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब दो पॉइंट मास बॉडी जब हमने कहाँ पे रख देते हैं, एट ए स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। यानी ये बॉडी जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एफ फोर्स है इन दोनों का, और आर डिस्टेंस में हमने इनको प्लेस किया है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे हम इस फोर्स को यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट Gm1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से G निकालना है। तो G के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से देखो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में M1 M2 निकाल दे बेटा। फॉर्मूला आपको पता होगा तो ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अभी तो आपके लिए नया है, लेकिन आप जैसे जैसे जो है आप यूनिट चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप जो है इन सबसे फेमिलियर हो जाएंगे। अभी आप ये सारे फॉर्मूले आपके लिए अननोन है, यानी अभी नहीं, ये तो मैंने बेसिक बताए हैं, ये तो अभी आप जानते हैं भाई फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। आगे जैसे मेरे पास में आगे अलग अलग फॉर्मूले मैं नाम दूंगी तो आपको जो है आपके लिए नए लगेंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप जैसे जैसे यूनिट्स पढ़ेंगे आप जो है इनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको, तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे। तो इतना जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है इनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप जो है मेन 2-4 पॉइंट्स जो है मैं बता दूंगी भाई ये आप याद कर लो। ठीक है, तो उससे आप ये निकाल सकते हैं। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, जी का मैंने क्या बताया, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में M1 M2। एफ क्या है, फोर्स का मैंने अभी क्या बताया था, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। रेडियस क्या होती है, लेंथ का स्क्वायर। मास का क्या होता है, मास m स्क्वायर कर दिया। अब मास का तो M1 ही होगा। एक्सेलरेशन देखो मास एक मास कैंसिल, -1 हो गया। ये एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला था, पुट कर दे L1t-2, और ये क्या आ गया L2। तो क्या बच गया बेटा, ये m-1 L की पावर 3t-2, क्या आ गया, ये आपके पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या, देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। ये जो कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि आपके पास में स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो यूनिवर्स के अंदर हर एक पॉइंट्स के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये क्या होती है हर जगह कांस्टेंट होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन स्मॉल जी जो है इसकी वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर कि यहाँ पे हर एक 2 पॉइंट मासेस, अगर 2 बॉडीज एट ए डिस्टेंस के ऊपर जब हम प्लेस करते हैं वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही है कि कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। लेकिन ग्रेविटी जो है जब भी कोई बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यानी हम क्या बोलते हैं, क्या है वहां पे कि जब वो बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा है। तो वहां पे उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस एक्सेलरेशन को यानी हम क्या बोलते हैं, क्या है वो ग्रेविटी के कारण, यानी अर्थ उसको खींच रही है। ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी यानी जो फोर्स लग रहा है उस ग्रेविटी या एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। इस जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, बट ये हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला बेटा याद रखना है आपको, Gm/r²। जी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, क्या है m-1 L की पावर 3t-2। m मास m1 हो गया और ये r² के लिए L2। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, m की पावर 0 हो गई, L की पावर कितना आ गया 1 और t-2। तो क्या देखा आपने यहाँ पे, ये किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी किसके कारण हो रही है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पे बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी का और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी जो है मैंने ये 10 फॉर्मूले लिखे हैं, मैं इनकी डायमेंशनल निकालना आपको बताऊंगी कि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नया है ये थोड़ा सा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती क्या है, देखो
हमने देखा है, एक तो हम पानी को फ्लो करवाएं, एक हम हनी को फ्लो करवाएं, किसके अंदर मोशन ज्यादा तेजी से रैपिडली होगा? किसमें होगा? यानी कि वाटर के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि वहां जो है लिक्विड के मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या है? लेस है, जिसके कारण पानी जो है क्या कर रहा है? रैपिडली मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हनी की, शहद के अंदर, तो हम क्या करते हैं? हनी जो है एक फ्लूइड हो गया, ठीक है, यानी वहां क्या लग जाता है? उसके मोशन को अपोज करने के लिए वहां जो अपोजिंग डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उस फोर्स की यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, उस विस्कस फोर्स बोलेंगे हम, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स जो यानी कि अपोज करता है फ्लूइड के केस में, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। तो ये क्या है? विस्कस फोर्स जो हनी के अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा, जो क्या कर रहा है? लिक्विड के मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास में वाटर है तो वहां विस्कस फोर्स क्या होगा? लेस होगा, जिसके कारण वो है क्या कर रहा है? रैपिडली मूव कर रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बात कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कि जब भी कोई बॉडी क्या करिए, मान लो मैंने क्या ली, एक स्फेरिकल बॉल ली और मैंने